हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो मोस्टली आपके चैप्टर खत्म हो चुके हैं, कुछ ही बचे हैं, वो भी 2-4 दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन उसके पहले फिर मैं अपना प्रैक्टिस क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और लगभग आज से 40 दिन बाद आपका पेपर है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में लगभग मैं आपको इस 40 दिनों में लगभग 35 दिन के आसपास मैं आपको मिलूंगा। ऑब्वियसली 1 2 3 4 छुट्टियां होली की चली जाएंगी, 1 2 और मोस्टली मैं आपको मिलूंगा ही मिलूंगा। ठीक है, ओके। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इस 40 दिनों में क्या चाहते हो मेरे से। तो बहुत मतलब समझ लीजिए 110 क्वेश्चन, 110 से 112 क्वेश्चंस तक की मैं करवा चुका हूं आपको, जितना करवा चुका हूं जिसमें से 110 से 112 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, कुछ ही बचा हुआ है पार्ट, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हो। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक लोकस वाले क्वेश्चंस करवा दूंगा आज। ठीक है, तो आज तो मेरे पास पीपीटी नहीं है, पर कल से प्रॉपरली मैं आपको लेकर आऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी प्रैक्टिस सेशन होगा 3 बजे। ठीक है, 3:15 पर। अब देखिए, एक तो है कि जो आपको डीपीपी मिली है, एक तो अभी देखो टेस्ट भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, जल्दी ही टेस्ट भी शुरू हो जाएगा आपका। 3-4 तो टेस्ट शायद अपलोड हो गए हैं आपके। अभी अभी क्या देखो, कहने को तो बहुत कुछ है, यदि आप सोच रहे हो तो पीवाईक्यू भी बहुत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। हाँ, करा देंगे। देखिए, सब छोटे छोटे चीजें बची। हाँ, जैसे एयरफोर्स का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि लगभग 17 तारीख को एग्जाम है बच्चों का, उसके बाद तो मैं आपको रोज 3 से 4 घंटे में इस प्रॉपरली लगातार दे पाऊंगा, लगातार दे दूंगा मैं, मतलब आपके लिए 3 से 4 घंटे डेली लगातार क्लास चलेगी। अभी क्या है, थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक करके चल रही है क्लास। देखिए, देख आप यदि प्रीवियस ईयर देखे हो तो प्रैक्टिकली तो अब ये तो है नहीं कि मैं एक एक पीवाईक्यू आपको सॉल्व करा दूं, एक एक डीपीपी सॉल्व करा दूं, एक एक क्वेश्चन, और फिर और भी जो टेस्ट होगा उसको भी एक एक क्वेश्चन। तो ये तो फिर बहुत टाइम टेकन है। हम तो फिर वही अच्छी चीजें कर सकते हैं ना जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे आसान क्वेश्चंस होंगे, तो वो थोड़ा ना कराऊंगा मैं फिर। देखिए, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप खुद करिएगा और उसके बाद बताइएगा कि भाई प्रीवियस ईयर में किस किस ईयर में समस्या है, किस साल के क्वेश्चंस में आपको समस्या आ रही। जो मोस्टली समस्या होगी, जो डिफिकल्ट होगी वही समस्या होगी, आसान वाले तो आ ही जाएंगे आपको। जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे समस्या वहीं पर आ रही होगी, तो उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी समय है। अच्छा, बाकी जो बचे हुए दो चैप्टर हैं, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो उनको पढ़ना, नहीं तो अभी के लिए आप अवॉइड कर लो। ठीक है, जैसे अब एरिया बाउंडेड क्या है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अब उसके लिए बहुत सारे कर्व आने चाहिए और वो सब आना चाहिए आपको बहुत ज्यादा। तो मैं कल एरिया बाउंडेड की क्लास चलेगी, अब चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो ऐसा नहीं है, अभी तक जितना क्वेश्चन जितना आपको पढ़ाया गया 110 क्वेश्चन उसमें से आएगा। और देखो 120 क्वेश्चन तो वैसे भी आप छू नहीं सकते पेपर में,
उसके पहले टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो करने तो आपको 80 से 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं पाएंगे, वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए फिर बहुत ज्यादा तगड़ी वाली मेहनत चाहिए आपको, ठीक है। मतलब कई बार हो, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप 80 क्वेश्चन भी करके आते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। 200 नंबर बहुत अच्छा स्कोर होता बेटा, इतना स्कोर नहीं होता। आप सोचो कि 250 300, तो वो स्कोर जनरली आप देखिए रिकॉर्ड ये कहता है कि नहीं पाते हैं बच्चे, क्योंकि देखियो 600 650 तो पूरे नंबर पाते हैं वो। तो यार मैथ्स में थोड़ा ना 300 पा गए होंगे, फिर बाकियों में क्या 300 पाए, मतलब वो 600 में है, मतलब इंग्लिश में क्या 100 नंबर 50 नंबर पाए होंगे वो, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर भी करवाए हुए हैं, उन सबको देखते हुए, ठीक है। कल जो होगी वो आपकी सर्कल की प्रैक्टिस होगी एक, ठीक है। कल जो होगी वो सर देखो, आज 3 बजे 3:15 पर आपको मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस। कल आपको सर्कल की प्रैक्टिस मिलेगी। परसों से आपको प्रॉपरली मैं एक क्योंकि उसके पहले मैं आपको कहीं ना कहीं टेस्ट फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। कल तक मैं वो चीज प्रोवाइड करा दूंगा जो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप ट्राई कर चुके होगे उस क्वेश्चंस को, तो फिर चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी थोड़ी। देखिए अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। वही घिसे पिटे क्वेश्चन जिनको आप पहले से कर चुके हो, वही घिसे पिटे यदि आप फिर से करके आओगे, फिर से करोगे जो आपको पहले से ही आते हैं, तो फिर गड़बड़ है। कह रहा जो इजी है उसी को करवा दीजिए, जो इजी इजी करोगे सर कट ऑफ कैसे क्लियर करें? यार कट ऑफ कैसे क्लियर करेगा क्या मतलब होता है? पढ़ो, आप ये देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और अभी आप कितनी अच्छी कर सकते हो, अभी कितनी है और कितनी अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से होगा ना, मैं आपको जानता नहीं, यदि कोई अब सोचता है कि कोई कट ऑफ के बारे में पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा? आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी नहीं करी है, वो तो मैं नहीं जानता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि बस खड़े हो जाओ कह दो ये 4 चैप्टर पढ़ लो मैथ क्लियर हो गई, ठीक है। ये कोई मतलब बनता नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिए आपने कितनी पढ़ाई करी, उसके अनुसार आपको ये पता करना। आपने यदि अच्छी पढ़ाई करी है तो फिर आप ज्यादा ज्यादा कुछ चैप्टर थे, अभी मान लो आपका डमाडोल स्थिति एकदम गायब है, तो फिर आप सेलेक्टेड चैप्टर ही कर सकते हो। लेकिन अब इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी डमाडोल स्थिति है, तो पता नहीं तुमने साल भर क्या किया, 6 महीने क्या किया, 7 महीने क्या किया, ओके। देखिए वन शॉट तो होते रहेंगे यूट्यूब पर, वो कहानी अलग है, वो आपको देखना है देखिए, ना देखना है मत देखिए, जैसे करिए वो आपकी इच्छा है, ठीक है। यहां पर ऐप की मैं जो बात करूं, वहां पर अभी प्रॉपरली आपको 17 तारीख से थोड़ी ज्यादा ड्यूरेशन मिलेगी प्रैक्टिस की, ठीक है। 17 मतलब 18 तारीख से, मंडे से, अगले मंडे से आपको ड्यूरेशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उस समय एयरफोर्स का भी एग्जाम खत्म होगा तो उसकी क्लास नहीं चलेगी, तो प्रॉपरली आपको ज्यादा समय मिलेगा। तो अभी मैं आपको करा रहा हूं, फिर ये आखिरी के समय मत कहिएगा 20 घंटे क्लास ले लीजिए, 15 घंटे क्लास ले लीजिए। एक दिन 15 घंटे कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। एक दिन में इतने दिमाग में घुसती नहीं चीजें, धीरे 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 जाती हैं। एक वन शॉट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का सैटरडे को, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा सर इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर, क्या करें? तो मैं क्या करूंगा इंग्लिश के बारे में भाई इजी चैप्टर का नाम? चलिए, तो अभी मैं आपको क्या करा दे रहा हूं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, ठीक है। अभी आपकी देखिए, अभी आपने कर लिया जितना, जो भी 2 4 चैप्टर, एक आध चैप्टर बचे हुए हैं
उनको मैं से करा दूंगा, बहुत ज़्यादा वो आते नहीं है, फिर भी ठीक है, एक दो दो नंबर, दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो कर लेंगे। अभी आप खुद अपनी प्लानिंग बनाइए, जो भी चैप्टर चलने वाला है। जैसे कल मैं सर्कल की प्रैक्टिस कराऊंगा, कल मैं क्या कराऊंगा, सर्कल की प्रैक्टिस। सर्कल की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है सर्कल पढ़ के आइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, सर्कल पढ़ के आइएगा, ठीक है। कल आपकी 11 बजे से 1 बजे तक सर्कल की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये आप करके आइएगा, ठीक है। और कल एरिया बाउंडेड चैप्टर होगा, तो साथ में तो उसमें तो क्वेश्चन ही होते हैं, थोड़ी थ्योरी के बाद तो क्वेश्चन ही होते हैं एरिया बाउंडेड वाले, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड भी कल कराऊंगा मैं, सर्कल की प्रैक्टिस होगी। बेटा कोई चीज, कोई गारंटी कैसे होती किसी चीज की, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कोई कैसे कह सकता है कि क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहूं कि 1 महीने में मैथ क्लियर हो जाएगी, अब जो बच्चा पढ़ता ही नहीं उसका कैसे क्लियर होगा? तो ये पढ़ने वाले के ऊपर 1 महीना तो 2 साल का तो फालतू सिलेबस बनाया गया ना। 1 मंथ में उसी का क्लियर हो सकता है जो पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा। और गारंटी किसी चीज की नहीं होती, वो यूट्यूब पर आपको भले वो मोटिवेशन मिलेगा, वो क्या कोई ऐसा कहेगा कि 1 महीने में, अब मैं 1 महीने के लिए पढ़ाने आया हूं तो क्या मैं ये कहूंगा कि नहीं होगा क्लियर? तो बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं मेरे से, ठीक है। तो यूट्यूब को देखना बंद कर दो, ठीक है। वो तो एग्जाम के आखिरी दिन 4 घंटे भी बच्चे होंगे ना, तो वो 4 घंटे में ही आपको कहेंगे कि भैया अब इतने में पढ़ लो, इतना में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो यूट्यूब की बातें मत किया करो, ठीक है। वो 4 क्वेश्चन भी कराया जाएगा तो वो भी कहेगा देखो ये इसी में से पेपर में आ जाएगा, तो वो सब मत देखा करो। इतनी इतनी इजी कुछ है नहीं जितना आपको दिखाया जाता है, ठीक है। आसान कुछ भी नहीं है, सब लोग हैं, सबका थोड़ा ना हो जाएगा यार सिलेक्शन। किसी चीज को तो सब लोग पढ़ रहे हैं ना, सबका हो जाएगा क्या? एक वीडियो बनी कि इतना पढ़ लो सिलेक्शन पक्का, उस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देख लिया। अब 1 लाख लोग यही सोच रहे हैं कि इतना पढ़ लो सिलेक्शन पक्का। प्रैक्टिकली सोचिए ना, आप प्रैक्टिकल सोचिए कि किसी यदि मैं ये बोलता हूं कि इतना पढ़ लो सिलेक्शन पक्का, तो भैया उस वीडियो को मान लो 1 लाख लोगों ने देख लिया, तो 1 लाख लोगों का रिटर्न निकल जाएगा, क्योंकि सभी यही सोचेंगे कि यार इतना पढ़ लो सिलेक्शन पक्का। वो भाई कैसी बातें कर रहे हो, कहां से होगा भैया सिलेक्शन पक्का? 8,000 लोग तो रिटर्न निकालते हैं, 8 से 9,000 रुपए, 9,000 लोग, रुपए नहीं, 8 से 9,000 लोग, तो नहीं होगा ना। आप सब यही सोचेगा नहीं इतना बताया सर ने, बस इतना पढ़ लो सिलेक्शन पक्का। तो ये सब बेकार की बात होती है, ठीक है। हाँ, आप मेहनत करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि आप एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोचते हो, इसलिए आप दिन रात इधर उधर वीडियो देखते रहते हो कि कौन आसान सिलेक्शन तरीका बता दे मुझे, और वो आपको अच्छा लगता है। कौन ऐसा बता दे कि कम मेहनत करने पर सफल हो जाए हमेशा। यदि आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक आपको ये नहीं पता है कि किसको पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर प्रिपरेशन अजीब सी कर रहे हो यार, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, अभी तो आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, आपको पता लग जाएगा। तो ये वीडियो सीडियो के चक्कर में मत पढ़ा करो, ठीक है। वो इतना आसान कुछ नहीं है जितना आपको दर्शाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक लोग नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम होता तो मैं मानता हूं, जब इंट्रेंस की बात होती है बेटा, जब बात होती है इंट्रेंस की, जब इंट्रेंस की बात होती है तो वहां पर बहुत लोग होते हैं। और एक एक चीज को मैं ये कह दूं कि पीवाईक्यू से सिलेक्शन हो जाएगा पढ़ने पर, और पीवाईक्यू मान लो जो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या सबका हो जाएगा क्या? तो ये सोचना कि बस इतना पढ़ लो, तो होता क्या है कि आप उसी पर निर्भर रहते हो, बस उससे ज्यादा पढ़ते ही नहीं हो। कोई नहीं आएगा आपसे कहने, बोल तो दिया किसी ने कितने में हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या कर लोगे? तुम अपने घर चले जाओगे, वो फिर से आकर बोल देगा, कहानी चलती रहेगी ऐसे। तो ये थोड़ा सा करिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। सोचिए वो हर एक बच्चा, मतलब उसको 50,000 लोगों ने देख लिया ना, 50,000 बच्चा यही सोच रहा होगा कि यार इतना पढ़ लेंगे ना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, सर ने मुझे बताया है।
सोच रहा है वो, उसके अलावा वो पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि बस इतना पढ़ना है तो हो जाएगा। अब बताइए प्रैक्टिकली संभव है ये 50,000 लोगों का रिटर्न निकल जाएगा? तो गया ना, इसका मतलब गए, साफ हो गए लोग। और जो नहीं देखे वो भी तो सेलेक्ट होंगे, जो उस वीडियो को नहीं देखे वो भी लोग तो सेलेक्ट होंगे। तो बचेंगे कितने कि जो 50,000 देखें, उसमें हो सकता है इस 50,000 में से केवल 100 लोग सेलेक्ट हों, 200 लोग हों, 1000 लोग हों, और बाकी लोग यही सोचते रह गए थे भैया सर ने बोला था कि ये इतना पढ़ लो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पक्का वाली चीज बड़ी अजीब है। चलिए अब हम हम उसकी बात कर लेते हैं, लोकस की बात कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन एक आ गया, ये देखो, इफ 2z-1 का मॉड बराबर 2z-1 का मॉड बराबर 2 मॉड ऑफ z-4, आपको चाहिए लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z, z का बिंदु पथ। तो जल्दी बताइए, कल 11th वाली क्लास सब लोगों ने देखी है जो यूट्यूब पर हुई थी, वो भी आप देख लेना, चाहे पीडीएफ मिल जाएगी कुछ देर में, उससे भी आप देख लेना, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको, बहुत चीजें रिवाइज हो जाएंगी। लोकस ऑफ जेड, जेड का बिंदु पथ, जेड का बिंदु पथ। तो आप क्या करते हो, देखो जब भी लोकस निकालते हैं हम, जब भी लोकस निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई रखते हैं। जेड बराबर क्या रखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ओके। अब लेकिन एक चीज और हम जानते हैं कि z-z1 अपॉन z-z2, इसका मॉड यदि 1 के बराबर है तो z क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, और यदि z-z1 अपॉन z-z2 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब होगा तो पॉजिटिव पर 1 के बराबर नहीं होगा, तो z आपको क्या बोलोगे, एक सर्कल बोलोगे, आप वृत्त बोलोगे। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो z-1/2 बराबर 2 z-4, 2 से 2 कट जाएगा, z-1/2 अपॉन z-1 4 बराबर 1। तो ये बताइए z इस समय क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगी कि नहीं? इस समय आपको z को x प्लस आयोटा वाई रखने की जरूरत नहीं है। इस समय z को x प्लस आयोटा वाई रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट मिल गया, ये वाला फॉर्मेट मिल गया हमें। ठीक है, ये वाला क्या मिल गया, फॉर्मेट। मैं फिर से कर दूं आपसे, 18 तारीख से आपको सीधे 4-4 घंटे के आसपास क्लास मिलेगी, 3 से 4 घंटे रेगुलर मिलेगी, तो टेंशन मत लीजिएगा एकदम। ठीक है, सिवाय बस वही 2-4-5 दिन होली के आसपास का छोड़ दो, तो रेगुलर मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि और मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं, जो भी पॉसिबिलिटी होगी, तो मैं सोच रहा हूं और बेहतर क्या कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर तो आपने सीधे बता दिया कि यार ये जेड क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गई बात? z-z1 अपॉन z-z2 का मॉड हो गया 1 के बराबर। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, ये नहीं कि बस ठीक है खुश हो गए, अरे हमने तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये बात ठीक है, अच्छी बात है, आपने जल्दी सॉल्व कर लिया, लेकिन कल को यदि वो पूछ दे कि जो लोकस ऑफ जेड पूछा है उसने नीचे स्ट्रेट लाइन ना देकर चारों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दे, तो क्या करोगे? चारों के चारों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दे, वो चारों के चारों सरल रेखा का समीकरण दे दे, तब तो ये वाली ट्रिक खराब हो जाएगी। तब तो आप ये नहीं कर पाओगे ना कि हमने पता कर लिया या यूं पता कर लिया कि वो स्ट्रेट लाइन है। तब आपको z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई रखना ही पड़ेगा और पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दूसरा तरीका, जो दूसरी चीज बनेगी इसमें, वो ये है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम करेंगे। यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कौन सी स्ट्रेट लाइन है, तब आपको पूरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो z बराबर रख दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 आयोटा वाई माइनस 1 का मॉड बराबर 2 अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 4 का मॉड। तो मॉड कितना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में।
और 2 तो ऐसे ही रहने दो आप। इधर क्या हो जाएगा, x-4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और यहां देखो ये 4y स्क्वायर और 4y स्क्वायर भी कट जाएगा, ये 1 माइनस 4x बचा, उधर बना 64 माइनस 32x, कितना हो जाएगा ये 28x बराबर 63, x बराबर 63/28, तो ये कितना हो जाएगा ये 9/4, x बराबर 9/4 आ गया क्या? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, क्लियर हो गई बात? चलिए, समझ में आ रहा है? तो ये तब आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये z बराबर x प्लस आयोटा वाई रखते हैं, ये प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये प्रोसेस पता होना चाहिए बेटा। इफ z बराबर x प्लस आयोटा वाई और z माइनस 2 आयोटा का मॉड 1 के बराबर है, देन z लाइज ऑन x एक्सिस, z lies on y axis, z lie on circle none। बताइए z कहां पर होगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर्कल होगा ना भाई, z माइनस जेड नॉट का मॉड यदि a के बराबर है तो एक सर्कल होता है जिसका सेंटर z नॉट होता है और रेडियस क्या होती है, a होती है। एक सर्कल होता है जिसका सेंटर z नॉट होता है और रेडियस क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, तो सर्कल होगा ये। प्रैक्टिस जब भी होगी आप एक चीज पर नजर डालिएगा कि आपसे कमी कहाँ रह रही है, क्यों गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, और प्रैक्टिस करते समय अभी तो चलो मैं ऐसे करवा रहा हूं, बाकी पीपीटी फॉर्मेट में बाकायदा कल से आएंगे क्वेश्चन, तो वहां पर पूरा प्रॉपरली आपको ऑप्शन भी मिलेगा बढ़िया से। तो आपको ये चेक करना है कि भाई हमसे गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि सुधार नहीं करोगे तो एग्जाम में भी गलतियां होंगी। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूछ रहा है रेडियस। देखिए यदि कुछ नहीं दिया होता, यदि केवल ये पूछता, ठीक है, बात समझ में आ रही है, z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 का मॉड यदि 2 के बराबर है और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर, अच्छा ये मतलब ये पूछता कि भाई लोकस ऑफ z बताइए, z का बिंदु पद बताइए, ठीक है, तो आप सीधा कह देते क्योंकि z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू का मॉड 1 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर तो सर्कल होगा, तब तो सीधा सीधा हो जाता।
लेकिन अपने क्वेश्चन में दिमाग लगा दिया, उसने कह दिया रेडियस बताइए। अब आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अब आपको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। अब आपको z बराबर x प्लस एवटा वाई रखना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि यार इक्वेशन सर्कल आ रही है। ठीक है, तो आप रखिए यहां पर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, z माइनस टू का मॉड अलग अलग करा सकते हैं। आप पता है कि z1 अपॉन z2 का जो मॉड होता है वो मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 होता है। ठीक है, तो इसे ले जाएंगे इधर, 2 टाइम्स z माइनस थ्री का मॉड हो जाएगा, 2 टाइम्स z माइनस थ्री का मॉड हो जाएगा। अब z माइनस टू का मॉड क्या मैंने बोला कि z बराबर x प्लस एवटा वाई रखिए, क्योंकि आपको बकायदा इक्वेशन चाहिए, आपको बकायदा इक्वेशन चाहिए। जब तक इक्वेशन नहीं मिलेगी आप ये नहीं पता कर पाओगे कि सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या है। ठीक है, ओके। कैलकुलेशन थोड़ा सुधारिएगा अपनी, यदि आपकी कैलकुलेशन की समस्या है तो आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी और उस केस में आप जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन पर फोकस करो और बेसिक, इनइक्वलिटी, लॉग, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कभी पर भी इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताइए, इसका अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दिया 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 24x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा। ठीक है, और ये 36 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, ये 20/3 एक्स प्लस 32/3 बराबर 0। क्या मैं सही हूं, चेक कर लेना एक बार। अब आपको यदि निकालना है रेडियस, तो रेडियस क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये देखो कोई कहता है सर्कल छोड़ दो, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी छूट गई आपके हाथ से। कोई कहेगा कि सर्कल चैप्टर छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लो, और कॉम्प्लेक्स नंबर से ये वाला क्वेश्चन आ गया तो फिर तो उसमें सर्कल आ गया, क्या करोगे। एक ने कह दिया भाई डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दो, कोनिक सेक्शन पढ़ लो, या कोनिक सेक्शन छोड़ दो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कोनिक सेक्शन मिलकर आ गया, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कोनिक सेक्शन वाला पार्ट मिल गया और कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन अलग से आ गए, तो आपका कोनिक सेक्शन भी हाथ से चला जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हाथ से चला जाएगा। ये दिक्कतें होती हैं। तो उन बच्चों के लिए जिनके पास ऑप्शन नहीं है, जो अभी जल्दी तैयारी शुरू की है या फिर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए ठीक है कि चलो आप 5-6 चैप्टर से ज्यादा क्या पढ़ लोगे। लेकिन जो पहले से पढ़ते आए हैं वो कभी ऐसे मत सोचें कि वो 4 चैप्टर पढ़ने से ही हो जाएगा, अब हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा था हम रिवाइज वाइज नहीं करेंगे, तो वो बेकार की बात है। ठीक है, अब बताइए कितना आ जाएगा, अच्छा जी कितना आएगा, 10/3, 10/3 हो जाएगा तो 100/9 हो जाएगा, ये 10/3 आएगा जी, और माइनस का ये आ जाएगा 32/3। ठीक है, तो ये 2/3 आएगा आंसर, क्या रेडियस, रेडियस 2/3 आएगी क्या, चेक करो एक बार, रेडियस 2/3 आएगी। चेक करिए एक बार। चलिए एक क्वेश्चन करिए, जेड स्क्वायर प्लस जेड जेड बार का मॉड जेड, अच्छा जेड मॉड ऑफ जेड, सॉरी जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड जेड स्क्वायर बराबर 0, देन लोकस ऑफ जेड, देन लोकस ऑफ जेड, जेड का बिंदु पद चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लोकस से आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहला है सर्कल मतलब वृत्त, दूसरा है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, तीसरा है अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रेखा युग्म,
और डी एन नन। सरल रेखा और ये सरल रेखा युग्म, सरल रेखा युग्म। कल पहले सर्कल की होगी फिर एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड में तो प्रैक्टिस ही होगी, देखो ठीक है। सर्कल की होगी तो एक दो क्वेश्चन आते हैं सर्कल के, वो क्लियर हो जाएंगे आपके। साथ में स्ट्रेट लाइन की भी करवा देंगे, साथ में स्ट्रेट लाइन की भी करवा देंगे, स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों की करवा देंगे, स्ट्रेट लाइन की भी करवा देंगे। तो स्ट्रेट लाइन भी रिवाइज करके आइएगा, स्ट्रेट लाइन की भी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन की भी हो जाएगी, सर्कल की भी हो जाएगी। क्या करेंगे, देखो लोकस ऑफ जेड है, वैसा तो है नहीं कि आपको ये पता होगा भाई क्या करना है इसमें, ठीक है। क्या करेंगे बताइए इसमें, हम जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई रख दें, जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई रखो, जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई। रखो जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई। क्या मिल रहा है, जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई रखू तो मॉड जेड, जेड स्क्वायर कितना होगा, ये जो जेड स्क्वायर है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। और जेड मॉड जेड कितना होगा, जेड तो आपका एक्स प्लस आयोटा वाई है, और मॉड जेड कितना होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि बराबर है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इधर 0 है प्लस 0 को लिख सकते हो 0 प्लस 0 आयोटा, तो रियल पार्ट को 0 और इमेजिनरी पार्ट को भी क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। तो रियल पार्ट क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा रियल पार्ट, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट आ जाएगा। और इमेजनरी पार्ट क्या जाए, यहां से क्या मिलेगा, देखो ये कट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो एक एक्स तो कट जाएगा यहां से, तो 2x बराबर माइनस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक इक्वेशन तो आपको ये मिली, दूसरी क्या मिली, इमेजनरी पार्ट क्या होगा, इधर इधर इमेजनरी पार्ट 2x होगा 2xy, और क्या होगा y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। तो दोनों जगहों से देखो एक ही चीज मिली है, यहां से भी y y हट जाएगा तो 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ से आपको यही देखने को मिला है ये चीज। अब क्या कर दीजिए उसको इधर ले आके, ये दोनों तो एक ही है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये बताओ, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया क्या, कितना आएगा बताइए ये, एक तो ये मिला, एक और क्वांटिटी आपने ध्यान से देखी हो x बराबर 0, जिसको हमने काटा है वो काटना नहीं चाहिए था, x बराबर 0 y बराबर 0 ये भी मिल रही है, x बराबर 0 y बराबर 0 मिल रहा है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई हो जाएगा, जेड कितना है एक्स प्लस आयोटा वाई, मॉड जेड क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर रियल पार्ट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर रियल पार्ट ये होगा, ये इसके साथ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये जो काटा है वहां से भी x बराबर 0 आएगा, एक x बराबर 0 आएगा, ठीक है। और देखिए और कितना आ गया, और जब हमने इमेजनरी पार्ट लिया तो वहां से आ गया 2xy प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वाई वाई बराबर 0 यहां से आ जाएगा, यहां से एक y बराबर 0 भी आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस √3x, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या, दो स्ट्रेट लाइन इसके अंदर है कि नहीं, दो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं इसके अंदर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो इसमें क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, y बराबर प्लस माइनस √3x, दो लाइन है ना, एक y बराबर √3x है, एक y बराबर माइनस √3x है। तो इस तरह से आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आएगा भाई लोकस, हमारे पास z बराबर एक्स प्लस एटा वाई है, यदि ये पूछेगा कि z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या z लोकस ऑफ z क्या है, z का बिंदु पद क्या है, z क्या निरूपित करता है, z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो सारे केसेस में आप यही आंसर दोगे। y बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस √3x आ गया, और y बराबर प्लस माइनस √3x मतलब y बराबर √3x एक आएगा, एक y बराबर माइनस √3x आएगा, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया ना। चलिए समझ में आ गई बात, चलिए z माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इस समय बताइए लोकस ऑफ z क्या होगा, लोकस ऑफ z बताना है, और स्ट्रेट लाइन और सर्कल और पैराबोला और हाइपरबोला, चलिए जल्दी बताइए क्या करेंगे यहां पर, z बराबर एक्स प्लस एटा वाई रखो, एक्स प्लस एटा वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एटा वाई प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो गया। यहां मॉड है क्या क्वेश्चन में, एक मिनट, यहाँ सॉरी मॉड है, तभी तो मैं कह रहा हूं ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ मॉड है, यहाँ क्वेश्चन में ये मॉड है, नहीं तो फिर तो ये तो बड़ा दिक्कत करेगा, यहाँ मॉड है, ठीक है, मॉड z प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ मॉड है, ठीक है, तो मॉड है, तो मॉड का स्क्वायर मतलब पहले आप क्या करिए, इसका मॉड क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट नहीं रहेगा ना, अंडर रूट नहीं रहेगा, अंडर रूट नहीं रहेगा ना भाई, स्क्वायर है ना, तो मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट रियल पार्ट x माइनस ए है, इमेजनरी पार्ट आपका y है, उसका रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट होगा, पर ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट गायब हो गया, यहां भी क्या हो गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बनने वाला है, देख लो ध्यान से, एक्स स्क्वायर यहां पर देखो, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना बनेगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो दो हटा देते हैं यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर,
ये क्या बन रहा है बताओ, ये क्या बन रहा है? सर्कल। ठीक है, चलो। तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कितना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं 3:15 पर। ठीक है, 3:15 पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस क्लास होगी। ठीक है, और आज आपकी क्लास ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ होगी। ठीक है, हाँ, और जो एनडीए ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, कल से हम प्रॉपरली आप पढ़ के आइएगा। कल स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल की प्रैक्टिस होगी 11 बजे से। 11 बजे से 1 बजे तक स्ट्रेट लाइन और सर्कल, कल याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन और सर्कल की प्रैक्टिस होगी। स्ट्रेट लाइन और सर्कल की प्रैक्टिस। ठीक है, 2 घंटे। ओके, चलिए। अभी आपके पास टाइम है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर लीजिएगा। कल 11 से 1 होगी और फिर 3:15 से होगी। नहीं, कल 11 से 1 होगी, बाकी 1-2 दिनों बाद आपको प्रॉपर एक टाइम से क्लास होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा इधर उधर फ्लक्चुएट करेगा टाइम आपका, अभी तो फ्री होना यार। 3:15 के आसपास शेड्यूल लगा रहेगा, शेड्यूल देख लो यार, क्या परेशान हो, शेड्यूल देख लो। चलो, थैंक यू।
हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करें। आज आपको मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा, एक डीपीटी भी अपलोड हो जाएगी 2 चैप्टर की, और मॉक टेस्ट भी 25 क्वेश्चन का एक मैंने दे दिया है, तो आज में अपलोड हो जाएगा वो। ठीक है, तो आज हम एओडी पढ़ेंगे, जिसमें जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल पा सकता है। ठीक है, इन सब पर फटाफट स्टार्ट करें। पहला जो टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान और हास्यमान फलन, तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही बोलूंगा, समझ जाइएगा। हाँ, एरिया बाउंडेड कल होगा बेटा 3/15 पर, 3/15 पर कल एरिया बाउंडेड होगा, 3/15 पर। हाँ, वाईटी पर आज होगी 12th की मैथ्स। 11th वाली देखी थी आपने कल, फिर 11th की होगी, फिर 12th की होगी, ऐसे होगी। कल 11th वाली देखी थी आपने मैथ्स क्लास, क्या हो गया बेटा इंग्लिश में? कल वाली देखी थी, उसकी पीडीएफ मैं अभी जस्ट डलवा दे रहा हूं। ठीक है, पीडीएफ अभी बोल के मैं डलवा देता हूं पीडीएफ अभी। ठीक है, तो आज 12th वाली होगी, जिसमें वेक्टर, 3D, मैट्रिक्स, इन सब के क्वेश्चंस होंगे। ओके, शाम के 6 बजे यूट्यूब पर, शाम के 6 बजे। चलिए, तो आज हम मेन टॉपिक देखते हैं। देखो, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग, तो फिर एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और एफ इज डिक्रीजिंग तो क्या होगा? एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। और जब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पूर्णतः वर्धमान, पूर्णतः वर्धमान, पूर्णतः वर्धमान, तो आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करोगे। और एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलूंगा जब मैं, तो आप कहोगे पूर्णतः हास्यमान फलन। एक चीज याद रखिएगा, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 जब स्ट्रिक्टली वर्ड इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक, जब स्ट्रिक्टली वर्ड इस्तेमाल होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। शाम के 6 बजे सब लोग आइएगा यूट्यूब पर, वहां पर आपको 12th की मैथ्स की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो एफ इंक्रीजिंग, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखो, कई बार इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स केवल ग्रेटर देन 0 भी ले लेते हैं हम, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी ले लेते हैं, तो घबराइएगा मत। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए केवल ग्रेटर देन 0 भी ले लेते हैं केवल, ठीक, पर स्ट्रिक्टली के लिए इक्वल टू कभी भी नहीं लोगे आप। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही लोगे, इक्वल टू नहीं ले सकते। हाँ, इंक्रीजिंग के लिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप ग्रेटर देन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमेशा ग्रेटर देन 0 है इसको तो इक्वल टू नहीं ले सकते। ज्यादा है तो कम ले सकते हो, पर कम है तो ज्यादा कहां मिलेगा आपको, तो याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक फंक्शन दे दिया f बराबर x प्लस कॉस एक्स,
अब ये पहला पूछ लिया गया, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। दूसरा ऑलवेज डिक्रीजिंग, हमेशा भास्यमान होगा फलन, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। तीसरा, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, न तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ना वर्धमान है ह्रासमान है, नन। तो आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है। आप एफ डेस करिए, एफ डेस एक्स कितना आएगा, एक्स बराबर 1, और कॉस एक्स कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस कॉस एक्स, आपने डेरिवेटिव किया, एफ डेस एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कि 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा। आपको नहीं लगता कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन एक्स बेटा -1 से 1 होता है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, -1 से 1। तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 माइनस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा कि नहीं, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा ना, ना 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 ना, डिक्रीजिंग कैसे होगा, डिक्रीजिंग गलत है भाई, हमेशा 0 0 से बड़ा होगा ना। एक बात बताओ, साइन एक्स की वैल्यू यदि 1 से बड़ी होगी तभी तो 1 माइनस साइन एक्स निगेटिव होगा भाई। 1 में से कुछ घटा रहे हो, और घटाने वाला संख्या यदि 1 या 1 है या 1 से छोटा है, तो फिर ये पॉजिटिव ही तो आएगा। ये जो 1 में से जो घटने वाली संख्या है साइन एक्स, वो तो 1 से छोटी ही है ना, तो 1 में से जब उसको घटाओगे तो निगेटिव थोड़ा ना आ जाएगा। तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरीके से पता करना है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्स की पावर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 4x इज डिक्रीजिंग इन, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, -1 से 1, माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 4। ठीक है, हाँ अभी दिलवा देता हूं बेटा, अभी पीडीएफ दिलवा देता हूं मैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी लगाइएगा, उनकी होगी प्रैक्टिस कल। ये पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ये पूछा है इस इंटरवल में यदि डिक्रीजिंग है, ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 4x किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो जिस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा उसमें एफ डेस एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो या लेस देन 0 बोल सकते हो। तो पहले एफ डेस एक्स निकालिए, एफ डेस एक्स कितना होगा, 4x क्यूब, एक्स की पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब, और 4x का कितना हो जाएगा 4, 4x का कितना हो जाएगा 4, 4x का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4x का हो जाएगा 4। अब ये बताइए कितना हो गया, 4x क्यूब -1, और ये हो जाएगा x -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऑलवेज क्या है, डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0। ठीक है, अभी डलवा देता हूं पीडीएफ तुरंत में। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो यार कब, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ये तो एक्स स्क्वायर एक्स, इसको याद आ रहा है क्या है ये तो कभी 0 होता ही नहीं है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ए पॉजिटिव है एंड डी निगेटिव है, डी निकालो। इसीलिए ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फिर इनइक्वलिटी में कोई रोल नहीं है, x -1 लेस देन 0 मतलब x 1 से छोटा होना चाहिए, x 1 से छोटा होना चाहिए। तो दिस इज माइनस इंफिनिटी से 1, x क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से 1। बताइए बात समझ में आ गई, माइनस इंफिनिटी से 1। कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं। चलो, एफ एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20
इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। किसमें इंक्रीजिंग होगा? फर्स्ट माइनस इंफिनिटी से 1, 2 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, और डी -2 से इंफिनिटी। किसमें ये इंक्रीजिंग होगा? तो आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स करोगे। इसका क्या करोगे आप? एफ डैश एक्स करोगे। 2x³ कितना हो जाएगा आपका? 6x²। 9x² क्या हो जाएगा? 18x। और 12x क्या हो जाएगा? 12। 2x³, 6x², 9x², 18x, 12x क्या हो जाएगा? 12। अब ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0। मतलब क्या? ग्रेटर देन 0। 6 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? x² + 3x + 2 ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी तो आती है आपको, इसका फैक्टर कर लो, x + 2, x + 1 ग्रेटर देन 0। कितना हो जाएगा ये? -2 और -1 प्लस माइनस प्लस। आपको रीजन पॉजिटिव चाहिए, तो -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हम्म हम्म चलिए, बात समझ में आ गई? f(x) बराबर 10x - x। ठीक है। फर्स्ट ऑलवेज इंक्रीजेस, सेकेंड ऑलवेज डिक्रीजेस, थर्ड समटाइम्स इंक्रीजेस, समटाइम्स डिक्रीजेस, और डी जो है वो नन है। डी क्या है आपका? नन है। ठीक है। चलिए जल्दी बताइए। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करेंगे। f(x) कितना हो जाएगा? 10x का कितना हो जाएगा? sec²x। x का कितना हो जाएगा? 1। अब ये पता करिए sec²x - 1 क्या है? ये ऑलवेज इंक्रीजेज है, क्योंकि आपको पता है sec x जो होता है वो या तो 1 या 1 से बड़ा होता है, या तो फिर -1 या -1 से छोटा होता है। आप कोई भी वैल्यू देखिए, कोई वैल्यू यदि आप 1 या 1 से बड़ी है, या -1 से छोटी है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वैल्यू 1 या 1 से तो बड़ी ही आएगी ना। कोई वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, चाहे -1 से छोटी है, उसका स्क्वायर करके देखिए, वो वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी। 1.2 लें चाहे -1.2 लें, क्या फर्क पड़ता है? +2 लें चाहे -2 लें, क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर तो 4 ही आएगा ना। ठीक है। तो उस केस में ये ऑलवेज इंक्रीजेज होगा, क्योंकि हमेशा sec²x जो हो जाएगा 1 से बड़ा है। खुद सोच के देखिए ना, 1 से बड़ी वैल्यू लें चाहे -1 से छोटी वैल्यू लीजिए, उनका स्क्वायर करिए, वो 1 से बड़ा आएगा। यदि 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे साइन कॉस के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ दे, तो उसके लिए ग्राफ आना चाहिए। जैसे कि मैं साइन एक्स की बात करूं, साइन एक्स का ग्राफ ये बनता है, तो ये होता है आपका -π,
यहां होता है माइनस पाई बाई टू, यहां होता है पाई बाई टू, यहां होता है पाई, यहां होता है 3 पाई बाई 2, यहां होता है 2 पाई। अब मैं आपसे कहूं कि साइन एक्स, तो आप देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो साइन एक्स क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से जो पाई बाई 2 है उसमें क्या है, इंक्रीजिंग है। ये ऊपर वाला साइन मतलब इंक्रीजिंग का हो गया। और पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक देखो वो घट रहा है, वो डिक्रीजिंग है। तो पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक वो क्या है, अपना डिक्रीजिंग है। तो ऐसे ग्राफ में भी हो सकता है वो पूछ ले कि साइन एक्स इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, ग्राफ यदि पता है साइन एक्स का, कॉस एक्स का, तो ये सब आप बता दोगे। ठीक है, फिर आप बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ आपको मालूम है तो कोई दिक्कत है, बताइए फटाफट बताइए। एफ एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स इज इंक्रीजेज इन, किसमें ये इंक्रीजिंग है। तो क्या करेंगे इसका, हम डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे इसका, डेरिवेटिव करेंगे इसका। क्वेश्चन सही है, चलो देख लेते हैं एक बार। एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x। एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का कितना आएगा, 1/x। देखो डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स लॉग एक्स का कितना 1/x प्लस लॉग एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक्स का कितना हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0। तो ये कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0। तो लॉग एक्स कितना हो गया, ग्रेटर देन -1 हो गया। तो x क्या हो जाएगा, e⁻⁻1। तो x ग्रेटर देन 1/e आ जाएगा। x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1/e आ जाएगा। जल्दी बताइए किसमें इंक्रीजिंग होगा, 1/e से बड़ा, 1/e से इंफिनिटी में। कुल मिला के आपको डेरिवेटिव ही करना है, कुल मिला के आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, बस आ जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बताइए समझ में आ गई बात। एफ एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स इज इंक्रीजेस इन, किसमें इंक्रीजेस होगा। देखिए इसमें या तो कोई फंक्शन इस टाइप के आ जाएंगे, या फिर वो पॉलिनोमियल जैसा एक्स क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, तो उसमें पूछेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव करिए, एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो देखो क्या होगा डेरिवेटिव, एक्स ऊपर जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस का लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना है 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात तो तय है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। यदि x पॉजिटिव नहीं है, हाँ 1/e कैप आप वो भी ले सकते हो, क्लोज इंटरवल भी ले सकते हो, उसमें आपको क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेगा। लॉग एक्स अपॉन एक्स इज इंक्रीजेज, तो आपने क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया इसका। अब देखिए ऑब्वियसली x पॉजिटिव होना चाहिए और x1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि x1 हो जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू खराब हो जाएगी, और x पॉजिटिव होना चाहिए लॉग के वैलिड होने के लिए। अब ये हमारा x होना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहां से कितना हो जाएगा बताओ, तो ये तो यार पॉजिटिव ही आएगा, जो भी आएगा ऊपर आएगा 1 माइनस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 1 ग्रेटर देन लॉग एक्स आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ e⁻ ले लिया मैंने दोनों साइड, e⁻ log ex। तो x जो हो जाएगा वो लेस देन e हो जाएगा, लेस देन e हो जाएगा, लेस देन e हो जाएगा। लेकिन 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 अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ, ओहो यहाँ
लॉग एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। एक मिनट एक्स स्क्वायर, तो एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा, ये वाली कंडीशन होगी। एक्स जो होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो देखो एक्स जीरो से बड़ा है तो फिर ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, वन माइनस लॉग एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन ई। एक्स देखो लेस देन ई तो है, लेकिन यदि आंसर आप माइनस इंफिनिटी से ई बता रहे हो तो गलत बता रहे हो, क्योंकि आपने इस कंडीशन को ध्यान नहीं दिया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान नहीं दिया, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस इंफिनिटी से ही गलत है बेटा, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। बताओ लॉग के अंदर नेगेटिव कैसे आ जाएगा, आप इनफाइनाइट वैल्यूज तो डाल ही नहीं सकते हो, लॉग वैलिड ही नहीं रहेगा, ये वैलिड ही नहीं रह जाएगा, एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई। आप इसीलिए मैंने कहा था कि एक्स जो होना चाहिए, आप जो भी एक्स ला रहे हो वो जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, उसके बाद आपको देखना है क्या हो रहा है वो। तो जीरो से इंफिनिटी नहीं, जीरो से ई होगा। चेक करो एक बार जल्दी से, फटाफट चेक करो। तो आपको ऐसे ही आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्वेश्चन करने हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डीपीपी अपलोड हो जाएगी, उसको लगाइएगा, ठीक है, शायद अपलोड हो भी गई होगी, नहीं तो हो जाएगी आज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। उच्चिष्ट निम्निष्ट की, उच्चिष्ट निम्निष्ट की। देखिए मैक्सिमा मिनिमा में आपको दो टाइप के होंगे, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि किस पॉइंट पर वो लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा वर्ड देखने को मिलेगा स्थानीय उच्चिष्ट और लोकल मिनिमा। स्थानीय निम्निष्ट, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसके लिए देखो क्या करना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है। जैसे देखो कोई मान लीजिए किसी फंक्शन का ये ग्राफ बना हुआ है, मान लीजिए किसी फंक्शन का ये ग्राफ बना हुआ है, तो ये देखो ये वाला जो पॉइंट है वो आपको नहीं लगता कि सबसे छोटा है। मैं यहां पर यदि ये वाई एक्सिस है, मैं कहूं इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे कम है, बाकी किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट के अलावा किसी भी इस पॉइंट पर जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी, चाहे यहां आओगे तो भी बड़ी मिलेगी। एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है अपने आसपास की वैल्यू से सबसे कम है, तो ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। और आप इसको देखिए ध्यान से, जैसे ये बना हुआ है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये मिलेगी। तो ये वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास की, चलो इस पर पता करो तो यहां मिलेगी, इस पर पता करो तो यहां मिलेगी। तो ये वो ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है अपने आसपास की वैल्यू से। तो ये जो हो गया वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया,
और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, स्थानीय उच्चिष्ट मान। ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट, जो एक्स का मान है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा मतलब आपका क्या है ये, आपका उच्चिष्ट, स्थानीय उच्चिष्ट स्थानीय निम्निष्ट की बात हो रही है। अब इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक फंक्शन दे दिया गया है एफ एक्स बराबर 2x³ 2x³ -3x² -12x +5 हैज मिनिमम एट x बराबर, किस पॉइंट पर इस मिनिमम मिलेगा, -1 2 -1/2 3/2। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, पहले हम बता रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहला हम क्या बात करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जब ये पूछे कि इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू किस पर मिल रही है और क्या मिल रही है, दोनों पूछा जा सकता है। इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू किस पर मिल रही है और क्या मिल रही है, ये दोनों पूछा जा सकता है। किस पॉइंट पर मिल रही है, किस एक्स की वैल्यू पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है और क्या मिल रही है, ये दोनों आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसको ना एफ डैश एक्स कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए, एफ डैश एक्स कर लीजिए। ठीक है, एफ डैश एक्स करिए, कितना आ गया 6x² -6x -12, 6 कॉमन ले लीजिए, x² -x -12 -2, तो 6x² -2x + x -2 कितना हो जाएगा, x -2 x + 1। अब मेरी बात सुनिएगा, इसके बाद क्या करना है, वही नंबर लाइन प्लॉट करिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एवरेज एक्स किया आपने, ये आया, नंबर लाइन प्लॉट किया, ये आ गया -1, ये आ गया 2 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, जैसे -1, -1 के पहले क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, बाद में क्या है, निगेटिव। यदि -1 से ये कहानी पॉजिटिव से निगेटिव कन्वर्ट हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव कन्वर्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। और 2 पर क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, इसलिए 2 जो हो जाएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो मिनिमम एट क्या हो जाएगा, x बराबर 2। ये आपको याद रखना है। पता है ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे ये मैक्सिमा बन रहा है ना, तो इस समय यदि हम कोई टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, इस समय कोई टेंजेंट खींचते हैं तो इसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, और यहां पर यदि ऐसी कोई टेंजेंट खींचेंगे तो स्लोप इसकी निगेटिव होगी। देखो ऐसी जो होती है स्लोप पॉजिटिव की होती है, और ऐसी वाली स्लोप निगेटिव की होती है। देखो ये मैक्सिमा मिल रहा है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से पहले जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव, फिर निगेटिव हो रहा है, इसलिए लोकल मैक्सिमम होगा। तो वैसे आप याद कर लीजिए कि जब आपने वही वेवी कर्व मेथड जैसा बना दिया आपने, और जब -1 से पहले पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो फिर मैक्सिमा मिलेगा। और 2 जो भी नंबर के पहले निगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो फिर बीच वाला पॉइंट मैक्सिमा होगा। और निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर वो पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा। निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो। चलिए और क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, ओके, और मैं अप्लाई करके देख लें।
चलिए एक एक इसका निकालिए। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x इज मिनिमम एट, किस पर ये मिनिमम होगा? पहला -1 -3 1 3, किस पर क्या होगा? मिनिमम होगा। नहीं, दोनों पॉजिटिव कैसे होगा बेटा? आप इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हो नंबर लाइन पर, आपको याद है कि पॉजिटिव से बीच में तो एक निगेटिव होगा ही ना। ठीक है, दोनों कैसे पॉजिटिव होंगे? पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो बीच वाला पॉइंट मैक्सिमा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। दोनों कैसे पॉजिटिव मैक्सिमम मिनिमम, दोनों कैसे हो सकते हैं पॉजिटिव? दोनों पॉजिटिव मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कहना चाहते हो कि यहां दो नंबर हैं और ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसका डेरिवेटिव करिए। एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा आपका? 3x² -3, मतलब 3x + 1 x -1। नंबर लाइन में पुट करिए -1 1 प्लस माइनस प्लस, ये सब तो पता होगा आपको। +1 से -1 जा रहा है मतलब वो मैक्सिमा है। मैक्सिमा किस पर मिलेगा? एट x बराबर 1। और 1 के पहले निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब है मिनिमा किस पर मिलेगा? एट x बराबर 1 पर। मैक्सिमा किस पर मिलेगा? -1 पर, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। मिनिमा किसका मिलेगा? x बराबर 1 पर। और मिनिमम वैल्यू पूछ देता, यदि मिनिमम वैल्यू पूछ देता तो किस पर मिनिमम मिला है? x बराबर 1 पर ना, 1 वहां डाल देते, 1 - 3 बराबर -2, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाती, लोकल मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कब होती? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? तो x बराबर -1 फंक्शन में डाल दीजिए, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, -1 + 3 हो जाएगा 2, तो ये हो जाता लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाता लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा, और निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमा। ये केस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का है, लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाएंगे क्योंकि सब में ये सब हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि y बराबर कभी फंक्शन दिया गया है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखिए। कभी y बराबर fx दिया गया है तो आपको क्या करना है? dy/dx निकालना है। क्या करना है? dy/dx निकालना है, और उसको क्या कर देना है? 0। dy/dx को क्या कर देना है? 0। यहां से मान लीजिए x की एक वैल्यू अल्फा आ गई, x की वैल्यू बीटा आ गई। अब आपने क्या किया? डबल डेरिवेटिव निकाला और x बराबर अल्फा पर चेक किया और ये वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव। तो दिस इंप्लाइज x बराबर अल्फा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगी। क्या होगा? मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, निम्निस्ट। ठीक है, और यदि ये d2y/dx2 सॉरी मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और d2y/dx2 x बराबर बीटा पर यदि ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? बीटा पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट। मतलब उल्टा होता है कहानी इसमें। क्या होता है? उल्टा होता है। यदि लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमा होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगा? मिनिमा होगा। एकदम उल्टा वाला कहानी है। देखिए, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। तो आपके दिमाग में यही आएगा। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है जिस पॉइंट पर, उस पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। जिस पर ग्रेटर देन 0 है निगेटिव, डबल डेरिवेटिव निगेटिव है तो मैक्सिमा मिला, पॉजिटिव है तो मिनिमा मिला। चलिए फटाफट बताइए। एक होता है एक्सट्रीमम वर्ड, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम, चरम,
एक्सट्रीमम वैल्यू, चरम मान। देखिए एक्सट्रीमम जो होता है, कब ये बोलेगा कि फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू किस पर मिल रही है। एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होती है, या तो मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है या तो मिनिमम, दोनों के लिए एक्सट्रीमम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रीमम वर्ड, चरम मान। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी एक्सट्रीमम इस्तेमाल किया जाएगा, मिनिमम वैल्यू के लिए भी। जब क्वेश्चन में ये बोले आपसे इस फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू किसी पॉइंट पर मिल रही है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। मैं बोलूं कि फंक्शन हैज एक्सट्रीमम एट एक्स बराबर अल्फा, फलन एफ का एक्स बराबर अल्फा पर चरम मान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ डैश अल्फा होगा वो पक्का है जीरो होगा। इसका मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव उस अल्फा पर पक्का जीरो रहा होगा, क्योंकि पहला देखो हम काम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को जीरो करते हैं और वहां से जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं उन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, उन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होता है उन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिलता है। इसका मतलब है कि यदि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या फिर एक्सट्रीमम एक्स बराबर अल्फा पर मिल रहा है, इसका मतलब इस पर डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब डेरिवेटिव इस पर क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई? मैंने बोला एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां मिलती है, जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है ना। जितने पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जीरो होता है उन्हीं पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है, उन्हीं पॉइंट्स पर मिलेगी। तो जब कभी क्वेश्चन में कह दे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक्स बराबर अल्फा पर या फिर एक्सट्रीमम वैल्यू एक्स बराबर अल्फा पर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब डेरिवेटिव जो होगा एफ डैश एक्स वो अल्फा पर क्या होगा, जीरो होगा। जो डेरिवेटिव होगा वो अल्फा पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। बात समझ में आ गई? बताइए, क्लियर है ये चीज? चलिए, एक मैंने ले लिया y बराबर एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, द पॉइंट फर्स्ट x बराबर -1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, b x बराबर 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x बराबर -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x बराबर 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? इसका हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स ई की पावर एक्स, इसका dy बाई डी एक्स करिए। dy बाई डी एक्स कितना आया, x ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, एक्स का कितना होगा 1। अब इसको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 0। अब ई की पावर एक्स तो 0 नहीं होगा, ई की पावर एक्स तो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ गया, -1। अब आपको क्या करना है, -1 तो आ गया, पर ये बताइए -1 पर मिनिमा मिल रहा है कि मैक्सिमा मिल रहा है। ये पता करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव चेक करना होगा इसका। तो d2y अपॉन dx2 क्या होगा इसका, d2y अपॉन dx2 क्या होगा इसका भाई, इसी का डेरिवेटिव कर दीजिए फिर से। x ई की पावर x का ई की पावर x प्लस ई की पावर x, x का कितना है 1 प्लस ई की पावर x का ई की पावर x, तो ये हो जाएगा x, या फिर ई की पावर x कॉमन ले लें तो आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो डबल डेरिवेटिव है वो x बराबर -1 पर क्या आएगा, ई की पावर -1 -1 प्लस 2, तो ये तो पॉजिटिव ही आया ना।
इसका मतलब x बराबर -1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या हो जाएगा, ये मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है बेटा, सी बता रहे हो कई लोग, सी बता रहे हो, चेक करिए एक बार, फटाफट चेक करो। चलिए बात समझ में आ गई। चलिए, जैसे y बराबर आपको दिया गया है x³ -3x² + 5, ठीक है। लोकल मैक्सिमा अटेंड एट, स्थानीय उच्चिष्ट x बराबर 0 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर -1 पर। लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पर होगा? ग्रेटर देन 0 होगा तो देखो याद रखिएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा। अब आप लोकल मैक्सिमा स्थानीय उच्चिष्ट किस पर मिलेगा? अब दोनों तरीके हैं आपके पास, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव लगा देता हूं, dy/dx कितना हो जाएगा यहां पर, x³ मतलब 3x² - 6x बराबर क्या कर दिया 0, तो 3x मतलब x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और x बराबर 2 आ गया। और आपने क्या किया, डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 6x - 6। अब बताइए आपको क्या चाहिए, मैक्सिमा। तो किस पर निगेटिव आ रहा है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर कितना आएगा, -6, निगेटिव आएगा। इसका मतलब x बराबर 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, इसी पर मैक्सिमा मिलेगा x बराबर 0 पर। अब एक तरीका, ये तो आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया, बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, इसके बाद एरिया बाउंडेड बचा है, और कोई चैप्टर है क्या बचा हुआ? एरिया बाउंडेड कल खत्म हो जाएगा बस, तो और कोई नहीं तो बचा ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या करेगा, इसको आप क्या कर लीजिए, नंबर लाइन में पुट कर लीजिए, 0 आ गया, 2 आ गया, प्लस माइनस प्लस। आपको रीजन क्या चाहिए था, सही रीजन नहीं चाहिए था आपको, ये चाहिए था मैक्सिमा। मैक्सिमा कौन होगा, जो प्लस से माइनस जाएगा। तो प्लस से माइनस 0 के केस में जा रहा है ना, इसलिए x बराबर 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहां से भी पता कर सकते हो आप, जब आप f' कर लीजिए, इसको आप वेवी कर्व मेथड से बना लीजिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, कई बार आपसे क्लोज इंटरवल में भी पूछ सकता है, वो होता है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, लोकल नहीं। जब केवल मैक्सिमा और इंटरवल दे दे, व्हेन इंटरवल इज गिवन, तो थोड़ा सा कहानी बदल जाएगी। जब किसी अंतराल में पूछे, जब आपको यह दिया गया हो, क्या आपको एक इंटरवल दिया गया हो, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे, तो क्या करोगे आप? जब इंटरवल दिया हो तो क्या करोगे, जल्दी बताइए। जैसे मैं आपको दे देता हूं f(x) बराबर x² - 3x + 2, ठीक है। ओके, और मैंने आपको जो इंटरवल दे दिया, चलो एक मिनट, x² - 5x + 6, सब पास वाले आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं 5 अब कर दूं क्या इसमें,
5x+4 कर लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इंटरवल दे दिया मैंने 2 से 3, 2 से 3। मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया और एक इंटरवल दे दिया। अब मैंने कहा कि ये पता करिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिल रही है और मिनिमम वैल्यू किस पर मिल रही है। अब इंटरवल दे दिया मैंने। जब मैं आपको इंटरवल दे दूंगा, जब मैं आपको इंटरवल दे दूंगा, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब उसका डेरिवेटिव करना है। देखो इसका डेरिवेटिव करना है, कितना आ गया 2x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 5/2। तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर तो चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू 3 पर भी चेक करनी है, और आपको उस समय इंटरवल पर जिस पर डेरिवेटिव 0 आया है उस पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, और ये देखना है कि इसमें कौन सा मैक्सिमा आ रहा है और कौन सा मिनिमा आ रहा है। तो जल्दी बता दो कौन सा मैक्सिमा आ रहा है, कौन सा मिनिमा आ रहा है, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। तो इस पर चेक कर लीजिएगा। सिंपल समझिए, यदि कोई फंक्शन दिया गया होगा और कोई क्लोज इंटरवल दिया होगा और उसमें मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा होगा, तो आप तो एक तो डेरिवेटिव कर लीजिए, जहां जहां डेरिवेटिव 0 है उस पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा, और ये बाउंड्रीज वैल्यू पर भी निकालिएगा। आप चेक करिएगा कि किस पर मिनिमम आ रही, किस पर मैक्सिमम आ रही है, उससे आप पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बता सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करा देता हूं, या तो इसमें चेक कर लीजिए 2 रखने पर कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 10 + 4 कितना आ गया -2। 3 रखने पर कितना आएगा 9 - 15 + 4 -2, तो सेम ही आ गया। और 5/2 पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, फिर दोनों सेम ही आ रहा है ये, ठीक है, फिर हमने बना दिया ऐसे क्वेश्चन। चलो एक करते हैं क्वेश्चन को, वहां से समझ में आएगा बेहतर, ठीक है। f(x) बराबर x³ - 12x² + 36x + 17, ठीक है, और इंटरवल दिया गया है 1 से 10, और आपको पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन का अधिकतम मान 17, 177, 77 नन। चलिए तो क्या करेंगे हम, इंटरवल की बात हो रही है, इंटरवल की बात हो रही है ना, इंटरवल में पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या करेंगे f' करेंगे, कितना आ जाएगा ये 3x² आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 24x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, x² - 8x + 12, तो ये हो जाएगा x - 2 x - 6 हो जाएगा। अब इसको आपने क्या कर दिया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और x बराबर 6 है। तो आपको क्या क्या चेक करना है, आपको f1 चेक करना पड़ेगा, f2 चेक करना पड़ेगा, f6 चेक करना पड़ेगा। जहां पर डेरिवेटिव 0 है उनको भी चेक करना होगा, और बाउंड्रीज पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होगी। तो बस ये आपको चेक करना है, इसमें जो भी मैक्सिमा आएगा वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो कम आएगी वो मिनिमम हो जाएगी। बस सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बनाने वाला छोटा बड़ा बना सकता है। सिंपल क्लोज इंटरवल में यदि कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो डेरिवेटिव 0 करिए, जहां जहां डेरिवेटिव 0 है उन पर फंक्शन की वैल्यू, और जो बाउंड्री वैल्यूज हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू, वो सारा निकाल लीजिए, जिस पर मैक्सिमा आ रहा है मैक्सिमा, जिस पर मिनिमा आ रहा है मिनिमा हो जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। शाम को हम मिलेंगे 6 बजे, और वहां पर हम अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे 12th की मैथ्स के। फिर कल 11th की मैथ फिर से उसके आगे कंटिन्यू होगी। वो पीडीएफ आपके पास पहुंच गई होगी, अभी क्लास खत्म होकर देख लीजिएगा, मैंने अपलोड करवा दी। उसके बाद लगाइएगा क्वेश्चन, कल और इस पर हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है। मेहनत करिए बेटा।
ठीक है, समय कम है। और देखिए आप विश्वास मानिए, बहुत ज्यादा ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, सिंपल आते हैं, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी देखोगे सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल। मैक्सिमम मिनिमा का भी सिंपल ही आता है। ठीक है, चलिए मॉक टेस्ट में अपलोड करवा देता हूं। चलिए थैंक यू बेटा, जय हिंद। मिलते हैं शाम के 6 बजे यूट्यूब पर, वहां पर अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे। सभी लोग आइएगा, धन्यवाद।